नमस्कार साथियों। ये आपका सभा और समिति का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सभा और समिति के बारे में डिस्कस किया था कि सभा एक ग्राम संस्था के रूप में जानी जाती थी और एक समिति राजनीतिक संस्था के रूप में। और अथर्ववेद में और बृहस्पति में कि सभाओं का जो जिक्र किया गया है, जिसमें अचल सभा, अधिकार संपन्न समिति और आज्ञानुसार सभा, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इससे पहले वाले वीडियो को अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखे जाके, उसके बाद ये सेकंड वीडियो है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि सभा के बारे में अगर हम महाभारत को देखते हैं, महाभारत में द्रौपदी द्वारा एक प्रसंग कहा गया है कि न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम न सौ धर्मो यत्र न सत्यम मस्ति न तथ्यम यच्चलेना न विद्वम। इसका अर्थ इसमें बताया जा रहा है कि वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध ना हो, और वे वृद्ध नहीं जो धर्म का वचन ना बोले, और वो धर्म ही नहीं जो सत्य पर आधारित ना हो, और वह सत्य ही अर्थहीन बताया है जिस सत्य के साथ धोखा जुड़ा हो। ये चीज़ आप सभी अच्छे से जानते हैं कि सत्य की बात जब आती है तो वो संपूर्ण अपने आप में एक सत्य, एक आत्मीय भाव होता है जिसमें धोखा या झूठ इन सब चीज़ों की कोई जगह होती ही नहीं है। तो सत्य अपने आप में एक सत्य ही होता है। और वृद्धों को एक ऐसे आदर्श के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो एक सत्यवान की कैटेगरी में रखे जा रहे हैं और सत्य बोलना उनका धर्म बताया जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जहाँ धर्म होता है वहाँ सत्य ज़रूर होता है, और अगर सत्य में कोई भी छोटा मोटा धोखा या खोट नज़र आता है तो समझ लेना चाहिए कि धर्म वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसके साथ ही हम देखेंगे कि कुछ ग्रंथों में सभा के सदस्यों को सभेय कहा जाता था, और जो सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करता था उसे सभापति या सभापाल कहा जाता था। यह भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। सभा संरचना में समिति से छोटी संस्था हुआ करती थी, लेकिन सामाजिक समूहों का ये केंद्र बिंदु हुआ करती थी। क्योंकि मेन अगर इसको हम देखते हैं एक ग्रामीण स्तर पर, तो जो सामाजिक लोग होते हैं वो टाइम टू टाइम ये इस संस्था में इसका साइज़ छोटा होने की वजह से यहाँ पर लोग इजीली एकत्रित हो जाते थे, और समिति इससे अगर बड़ी है तो उसको एकत्रित करने के लिए समय लगता है। तो इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संस्था जो थी वो उसका साइज़ छोटा होने की वजह से वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस में और बहुत ही कम टाइम में टाइम टू टाइम जल्दी हुआ करती रही होंगी, लेकिन समिति जो है वो किसी स्पेशल ओकेशन पर ही बुलाई जाती रही होंगी। सामान्यतः सभा नाम से संसद के समतुल्य ही इसको हम देख सकते हैं, और विशेष रूप से लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें उस समय न्यायिक कार्य के लिए लोग इस समय यहाँ पर एक सभा संस्था के रूप में एकत्रित हुआ करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में सभा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसको बोलते हैं किल्विश स्प्रत। किल्विश स्प्रत ये रहा किल्विश स्प्रत। इस शब्द का प्रयोग किया गया है और जिसका मतलब बताया जा रहा है, क्या मतलब बताया जा रहा है कि पाप या अपराध को सुधारने वाली संस्था। आज की डेट में अगर कोई पाप करता है या अपराध करता है तो उसको दंड देने वाली जो संस्था है आज की डेट में वो न्यायालय मानी जाती है। तो
उस समय हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो संस्था हुआ करती थी, जो सभा थी, जो छोटी सभा थी, उसे संस्था यहाँ पर बोला गया है। तो किस तरह से वो पाप हो या अपराध हो या कोई भी गुनाह हो, छोटा हो या बड़ा हो, न्याय दिलाने का काम ये ग्रामीण स्तर पर किया करती थी। फिर आगे हम देखते हैं कि सभा में न्याय प्रक्रिया में जो सदस्य भाग लेते थे, उनके लिए भी अगर कोई उनसे पाप हो गया है या गलत डिसीज़न उनके द्वारा ले लिया गया है, तो उस कंडीशन में यजुर्वेद में भी एक मंत्र के द्वारा बताया गया है कि उनके पाप और अपराध से उनको मुक्ति किस प्रकार से मिल सकती है, जिसमें एक प्रार्थना का भी वर्णन मिलता है कि इस प्रार्थना से उनके पापों को मुक्ति दिलाई जा सकती है। फिर आगे हम एक मूल सभा की बात करते हैं। तो मूल सभा भी एक हुआ करती थी जो एक न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती थी। तो आगे हम इसमें यही देखते हैं कि इस संस्था में, जो कि छोटी है साइज़ में और ग्रामीण स्तर पर है, तो इसमें न्याय की ही बात की जा रही है। तो हम इस बात से भी अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि किस तरीके से ये न्यायिक संस्था के रूप में उस समय कार्यरत थी या काम किया करती थी, जिसमें राजा ही न्याय के रूप में कार्य करता था और मुकदमे की सुनवाई करता था और निर्णय भी उसी के द्वारा ही लिया जाता था। सभा की अगर हम बात करें तो सभा में समाज के सभी समूहों अथवा जन की संस्था नहीं थी, किंतु अधिकतर स्थानों पर सार्वजनिक विषयों पर निर्णय लेने के जो कार्य जो भी कुछ होते थे वो सभा में ही लिए जाते थे। इसी के साथ हम अगर बात करें कुछ अन्य ग्रंथों की, तो उसमें सभा से रिलेटेड जो भी एंटरटेनमेंट हो गए या फिर वो जहाँ पर किए जा रहे हैं मनोरंजन स्थल हुए, उनका इंजॉयमेंट हुआ, उसके रूप में मतलब कि एक सभा को भी दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर लोग जाकर जुआ वगैरह भी खेला करते थे। लेकिन ये कितना सत्य पर आधारित है, कितना नहीं, इसके कोई तथ्य या डेटाज या आंकड़े लिखित रूप में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। जहाँ ऋग्वेद में सभा उच्च वंश वालों की सभा कही जाती थी, कालांतर में इसे कुछ और ही मतलब कि इसमें दिखाई देने लगा। और इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ उच्च वंश वालों का समूह इसमें ना पार्टिसिपेट करके कुछ अलग के समूह भी अगर हम देखें तो उन्होंने इसमें अपनी जगह बना ली। और वो समूह किस टाइप के होते थे, वो समूह इन बातों पर डिसाइड होते थे कि कोई अगर खेल में इंटरेस्टेड है, कोई धार्मिक प्रयोजनों में कोई वाद विवाद हो रहा है, या किसी भी पर्टिकुलर स्थान विशेष से संबंध रखने वाले जो भी आयोजन किए जाते थे, उन आयोजनों के मतलब कि एवज में लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे या एकत्रित होते थे। और इसी में अगर हम देखें तो ऋग्वेद का एक मंत्र भी है जिसमें ये कहा गया कि जुआ खेलने वाले लोग भी सभा में जाते थे और वे समझते थे कि जहाँ पर भी जो भी कोई कंपटीशन हो या युद्ध हो या कुछ भी हो, वे ही विजयी होंगे, ये उनकी एक धारणा बनी हुई थी। और जुआ जो कि गेम था उस टाइम पे, गैम्बलिंग बहुत एक अच्छी एक सभा लगाने वाली चीज़ या एक बहाना एकत्रित होने का एक जगह पर, इस चीज़ से वो चीज़ दर्शाई जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं समिति की, क्योंकि सभा का हमने काफ़ी डिस्कशन किया है और उस हिसाब से अगर सभा समझ लेते हैं तो समिति का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही छोटा होता है। समिति का मेन जो काम होता था वो यही होता था कि राजा का चुनाव करना और साथ ही राजा को हटाने या उसको दोबारा से सिंहासन पर बिठाना है, उस पर पुनर्विचार करना, ये सारे काम जो है वो समिति करती थी। और आगे अगर हम बात करते हैं राजनीति और शासन संबंधी जो प्रश्न होते हैं, जो कि एक राज्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, उन क्वेश्चन से संबंधित, उन मुद्दों से संबंधित जो भी विचार विमर्श करना और जो पब्लिक से रिलेटेड, जो कि वहाँ की जनता है
ये ना हो कि पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप या पर्टिकुलर किसी एक प्लेस को वहाँ पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि वहाँ पर भी जैसे कि आज की डेट में होता है, पब्लिक वेलफेयर की बात की जाती है, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है। उस समय भी जो सामूहिक मुद्दे होते थे, जो कि सभी के कॉमन होते थे, उन पर भी इन समितियों में बैठकर विचार विमर्श होता था और उनको सॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिशें या प्रयास किया जाता था। और इसके अगर वर्तमान में अगर हम संसद से कंपैरिजन करें तो ठीक ये वैसे ही काम करती थी जैसे कि आज की डेट में हमारी जो पार्लियामेंट है या संसद है वो करती है। तो ऑलमोस्ट इनके जो काम हैं थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि अगर पार्लियामेंट को हम देखते हैं तो वो भी पब्लिक वेलफेयर से जुड़े हुए मुद्दों पर ही अपनी मीटिंग्स वगैरह ज़्यादातर करते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं। और उस समय हम देखें वैदिक काल में तो भी समिति क्या करती थी, राजनीति और शासन से संबंधित मुद्दों पर ही अपने विचार विमर्श और तर्क वितर्क करती थी। समिति में एक खास बात ये होती थी जिसको कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं आज की डेट में हमारे राइट टू फ्रीडम से, कि समिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती थी। यहाँ पर कि किस तरीके से वो विचार अपने व्यक्त कर सकते थे इस समिति में, और वो हर जगह मान्य होता था। आज की डेट में अगर हम देखते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 की हम बात करते हैं तो हमें उसमें हमारे राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस समय भी समिति में वहाँ पर बोलने की, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी होती थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं अथर्ववेद में, उसमें ही बताया गया है कि एक राजा अगर वो ब्राह्मण की संपत्ति को छीनता हुआ नज़र आता है तो समिति का दायित्व बताया गया है कि वो समिति ऐसे ही राजा का कभी भी सहयोग या सपोर्ट नहीं करेगी। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि उस समय ब्राह्मणों को कितनी वरीयता दी गई थी और उन्हें किस तरीके से धर्म से जोड़कर एक पाप के मार्ग का या पाप का भोगी ना बने, उससे बचने के लिए अथर्ववेद में ये चीज़ें या ये लाइनें कही गई थी। और एक तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मणों की एक सिक्योरिटी पॉइंट के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे अगर हम बंध्योपाध्याय के अनुसार अगर हम देखते हैं तो समिति के बारे में वो क्या कहते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे। कीथ एक राइटर थे, तो उन्होंने भी ये बोला है और ये माना है कि समिति ही वह संस्था थी जहाँ लोगों की आवश्यकताएं और उनके कार्य एग्जीक्यूट किए जाते थे या इम्प्लीमेंट किए जाते थे या ऐसे विचार विमर्श किए जाते थे। और ये भी कीथ कहते हैं कि समिति की जो संरचना होती थी कि उसका आकार कैसा हो, उसके विषय में कुछ रिटर्न में जो है जानकारी स्पष्ट नहीं मिल पाती है और अलग अलग ग्रंथों में उनके जो साक्ष्य हैं या डेटाज हैं वो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत पर आधारित होते हैं। इसी के साथ ही एक के.पी. जायसवाल भी हैं, वो भी अपने मतलब की राइटिंग में ये कहते हैं कि सभी लोगों को सभा में उपस्थित होना कंपलसरी होता है और हर एक मेंबर को उसका जो वहाँ पर उपस्थित है वो सदस्य समझे जाएंगे। और इसी के साथ ही समिति को एक सरकारी संस्था बताया गया, और लेकिन कहीं पर इस चीज़ को थोड़ा इससे पलट कर भी देखा जाता है और कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि ये सरकारी संस्था थी, यह गैर सरकारी संस्था भी हो सकती थी, क्योंकि कहीं पर इसके रिटर्न में ठीक ठीक साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इसका अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इसके जो मेंबर होते थे वो निर्वाचित होते थे या नहीं होते थे। अगर निर्वाचित होते थे तो उसका क्या प्रोसेस था, क्या प्रक्रिया थी, क्या हटाए जा सकते थे, या अगर राजा को निर्वाचित किया जा रहा है तो वो कितने टाइम के लिए निर्वाचित किया जा रहा है, या आजीवन मतलब कि पूरी लाइफ के लिए जब तक वो है तब तक के लिए निर्वाचित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे अगर हम समिति से देखते हैं तो कुछ
राइट मतलब कि हमें जो डेटाज हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत साथ ही इसके चलते रहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे बंदोपाध्याय क्या कहते हैं समिति को लेकर, कि समिति एक संपूर्ण राष्ट्र की सभा होती थी और समुदाय के संपूर्ण लोगों को ये एकत्रित करती थी और उनका एकत्रित समूह बताया गया है, और जिसका कि राजा के साथ निकट का संबंध होता था। और समिति का जो अधिवेशन है वो सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण प्रयोजनों के समय होता था, जैसे कि राजा का राज्याभिषेक हो गया, या कोई युद्ध होने वाला है, या कोई अन्य संकट आने वाला है, तो उस समय पर इनको बड़े रूप में एक जगह एकत्रित किया जाता था, जिससे कि जो भी बहुत बड़ी सूचना है या जो आयोजन किया जा रहा है वो इन तक पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से अगर हम समिति को देखते हैं तो समिति का जो आधार तत्व है वो ये माना जा सकता है कि इसमें हम अगर देखें इसके आधार तत्व, तो सबसे पहले लोगों का समूह जहाँ होता था उसको समिति कहा जा सकता है और बड़े लेवल पर, और इसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि समिति का अगर हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में भी अगर मीनिंग निकालते हैं तो ये कहा जाता है कि समिति जो है वो लोगों के एक समूह को कहते हैं और जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। और इसका अगर हम नेचर की बात करें तो ये अस्थायी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्थायी ही होता है। इसका एक बार जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर लेते हैं तो इसको मतलब कि भंग कर दिया जाता है, और इस तरीके से ये अस्थायी मानी गई है। और इसी लाइन को मैकाइवर और पेज, ये दो राइटर रहे हैं, इन्होंने भी इस पर सहमति जताई है कि जो समिति है वो मनुष्यों का एक समूह ही है जिसे किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही संगठित किया जाता है। तो इसलिए समिति के आधार तत्वों की बात करें तो समिति के लिए लोगों का समूह होना आवश्यक है, उनके लिए एक निश्चित उद्देश्य होना आवश्यक है, और साथ ही आपस में सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, और उनका संगठित होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनका एक उद्देश्य को प्राप्त करने की जो उनकी मंशा होती है, उसी मंशा के हिसाब से उनका संगठित होना भी अति आवश्यक होता है। और उससे भी बड़ी चीज़ होती है एक नियम का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर नियम ना हो तो लोगों का समूह तो बेशक इकट्ठा हो जाए लेकिन वो जानवरों की तरह ही रिएक्ट करेगा अगर उनके बीच कोई नियम ना हो। तो समिति के जो आधार तत्व हैं वो इनमें से 5 होने ज़रूरी हैं, तभी वो एक समिति को डिफाइन या जस्टिफाई कर पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल में समिति जो है वो महत्वपूर्ण एक केंद्रीय जनप्रिय संस्था कही गई है। इसी के साथ ही अगर हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि सभा और समिति के मध्य जो कुछ विद्वान हैं क्या मतलब कहते हैं इसके बारे में, तो एक विद्वान है हिलब्रेंड, जो कि कहते हैं अपनी राइटिंग में लिखते हैं कि समिति जो कि एक संस्था ही थी और जहाँ उसका अधिवेशन होता था उस स्थान को सभा कहा गया, लेकिन यह विचार पूर्ण रूप से माना नहीं गया है। उसके आगे लुडविग ये कहते हैं कि समिति एक निम्नतर भवन है और सभा उच्चतर भवन, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है। तो ये किस तरह से आज के कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा और लोकसभा से कंपैरिजन कर रहे हैं, निम्नतर भवन कह के और उच्चतर भवन कह के। वहीं पर हिलब्रेंड ने क्या कहा है कि समिति एक संस्था थी और उस समिति का जहाँ पर अधिवेशन होता था, मतलब कि वो जो समिति थी जिस जगह वो एकत्रित हो रही है, इकट्ठी हो रही है अपना वार्तालाप करने के लिए, अपना अधिवेशन करने के लिए, तो हिलब्रेंड के अनुसार उस स्थान को सभा कहा जा रहा है जहाँ पर समिति एकत्रित हो रही है, और इसके अनुसार समिति लोगों का समूह है। इसका मतलब लोगों का समूह जहाँ पर इकट्ठा हो रहा है उस समूह को उस समूह की मीटिंग्स जिस स्थान पर हो रही हैं उस स्थान को हिलब्रेंड सभा कह रहे हैं, लेकिन जिसको कि आज की डेट में नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो एक जिमर भी हैं जिन्होंने सभा को स्थानीय अर्थात ग्राम संस्था कहा है और समिति को केंद्रीय निकाय के रूप में बताया है। लगभग कीथ का मत भी हिलब्रेंड जैसा ही है। इन्होंने भी यही लिखा है कि समिति जन समुदाय के कार्य
और ज़रूरतें पूरा करने वाली एक संस्था बताई गई है। और सभा अधिवेशन का स्थान जहां सभी सदस्य अपने अपने विचार रख सकते थे। बट अधिकतर विद्वानों की अगर हम बात करें तो वो यही मानते हैं कि समिति जो है वो सभा से एक ऊंची निकाय थी, मतलब एक अपर बॉडी थी। शासन संबंधी विषयों में उसका महत्व भी अधिक था। तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं किस तरीके से राजनीति और शासन से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते थे उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन या डिसीजन लेने होते थे वो समिति किस प्रकार से बड़े रूप में एकत्रित होकर लेती थी। इस प्रकार कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों सदन थे उनका गठन, उनके अधिकार, स्वरूप और कार्य कुछ भी रहे हों, एक बात तो स्पष्ट है कि वैदिक काल में ये शासन प्रशासन पर अपना पूर्ण प्रभाव रखती थी। समिति और सभा दोनों ही एक संस्था के रूप में इतने महत्वपूर्ण थे कि राजा अथवा शासन का प्रमुख इसकी सलाह को मानने से मना नहीं कर सकता था। इस प्रकार लोग सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में देखते थे और उसे ही ईश्वरीय विधान का परिणाम मानते थे। मीन्स की एक दैवीय संस्था के रूप में देखते थे और दैवीय संस्था के रूप में सभा और समिति राजा की रक्षा करती थी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो।